हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है संपूर्ण, एंड इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर हिस्ट्री सिलेबस विद इन 11 डेज प्रॉपरली। और इस सीरीज में हम एंशिएंट को भी कवर करेंगे, मेडाइवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एज वेल। और आज जो हमारी सीरीज है इसका 3rd डे है, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? तो आज का टॉपिक है पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। अगर अब हम देखेंगे कि बेसिकली मैम पहली की क्लास का क्या हुआ, तो जो आपकी पहली की क्लासेस हैं आप उसको भी देख सकते हो। मैंने कुछ टॉपिक को मर्ज करके आपके लिए इन शॉर्ट टाइप की वीडियो बनाई हुई है। ऑलराइट, तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आपका जो टॉपिक है पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिरकार मौर्य के बाद जो टाइम पीरियड रहा उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट मौर्य। और फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुप्ता एम्पायर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। और हम देखेंगे सबसे पहला पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड वो पीरियड है जब मौर्य काल का डिक्लाइन हो गया था। दैट मींस जो आपकी मौर्य डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो गया था और गुप्त डायनेस्टी का जब उदय चालू हुआ, मतलब उनकी इमर्जेंस जब चालू हुई, तो उसके जो बीच का बेसिकली आपका टाइम पीरियड है उसको हमने क्या यहाँ पे बोला हुआ है? क्या बोला है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मतलब कि यहां पे बेसिकली आपकी किसकी बात हो रही है? डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। और यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे आगे आपका गुप्तास। तो इसके जो बीच की बात हो रही है गुप्तास, मतलब कि इनके जो बीच का टाइम पीरियड है उसे हमने कहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब हम ये जानेंगे कि मैम आखिरकार सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि भाई पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ओरिजिनेशन तो तब हुआ होगा जब आपके मौर्यास का डिक्लाइन हुआ होगा। यस और नो? तो मौर्यास का क्यों डिक्लाइन हुआ? मौर्यास का आपका सबसे पहले हम समझेंगे तो इसीलिए बच्चों डिक्लाइन हुआ क्योंकि आप सभी को पता है अशोक की मैं बात करना चाहूंगी। अशोक की पैसिफिस्ट पॉलिसी थी, नॉन वायलेंस की, मतलब कि वो आगे कोई युद्ध नहीं करेंगे, वॉर नहीं लड़ेंगे। तो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशन कैसे होगा आप ही मुझे बताओ, एक्सपेंशन कैसे होगा? तो कई सारी जो चीजें हैं, फॉरेन इन्वेजन होते जा रहे थे, कई सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, लेकिन आप ही मुझे बताओ अगर फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं, किंग शांत बैठा है कि हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो क्या लोगों के मन में डर नहीं होगा? बिल्कुल डर होगा। तो लोगों का यह कहना था कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर दुश्मन हमारी सीधी साधी बोली को नहीं समझ रहा है, दुश्मन हमारी बातों को नहीं समझ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है नॉन वायलेंस की पॉलिसी चल रही थी, तो इस वजह से जो है एक्सपेंशन नहीं हुआ। और एक कहीं ना कहीं ये भी कारण एक बताया जाता है किसके डिक्लाइन होने का? मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने का। अगर हम लेकिन किसी भी अगर डायनेस्टी का उदय हो रहा है और उसके बाद उसका अगर पतन हो रहा है तो किसी एक चीज को हम दोष नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपके मौर्यन का डिक्लाइन हुआ है तो उसके और भी कई सारे कारण हैं कि वीक लाइन ऑफ सक्सेशन, मतलब अशोक के बाद जो बाकी के आपके रूलर्स आए वो कैसे थे? वीक थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सही से रन नहीं किया था। यही कारण है कि आपका जो बेसिकली मौर्य एम्पायर है वो आपका डिक्लाइन हो गया था। अगर हम आगे की बात करें, अगर इसके अलावा और भी सारी रीजंस देखें तो हम कह सकते हैं कि आपका ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन जो मौर्य साम्राज्य आपका कह सकते हो जम्मू से लेकर आंध्र प्रदेश तक, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक जो फैला हुआ था उसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन हो गया। और क्योंकि वीक लाइन ऑफ सक्सेशन हुई, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कंट्रोल किया गया, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, तो आपके बाकी के जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनका उदय हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप समझने की कोशिश करेंगे और आप सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे? आपको यहाँ पे समझना होगा, क्या समझेंगे बच्चों आप लोग यहाँ पे?
यहां पे आप सबसे पहले समझेंगे कि अगर मैं पोस्ट मौर्यन की बात कर रही हूं तो मतलब कि मौर्य का डिक्लाइन हो गया है, छोटी छोटी डायनेस्टीज का इमर्जेंस हो रहा है, अब उनका उदय हो रहा है। अगर उनका उदय हो रहा है तो पोस्ट मौर्यन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है बच्चों। पहली कैटेगरी कौन सी है, आपको पता होनी चाहिए, नेटिव डायनेस्टी। मतलब कि पोस्ट मौर्यन में आपका सबसे पहले तो आ जाएगा नेटिव, मतलब कि जो भारत की ही डायनेस्टी थी, लेकिन आपकी इनमें से कई सारी डायनेस्टीज ऐसी थी जो आपकी भारत के बाहर से आई हुई थी, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि आपकी फॉरेनर, समझ में आया कि नहीं? तो पोस्ट मॉडर्न को दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, नेटिव डायनेस्टी एंड फॉरेन डायनेस्टी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो एक एक करके हम सारी डायनेस्टी को देखेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी मूविंग विथ विच डायनेस्टीज, नेटिव डायनेस्टी। तो नेटिव डायनेस्टी में बच्चों आपके क्या क्या है, आप लोग जरा नोट करेंगे, शुंग, सातवाहन एंड कानवास। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और अगर हम बात करेंगे कि मैम नेटिव के अलावा अगर हम फॉरेन की बात कर रहे हैं तो फॉरेन में आपके कौन कौन से हैं, तो इंडो ग्रीक, सिंथियंस, पार्थियंस, समझ में आया कि नहीं? ये आपके नाम लिखे हुए हैं, एंड कुषाण एज वेल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये आपके फॉरेनर्स रहेंगे और ये आपके बेसिकली ये कौन रहेंगे, आपके कौन है, नेटिव डायनेस्टी। एक एक करके हम सारी डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई आपका सोर्स क्या रहा, सोर्स की बात करेंगे कि आपका सोर्स क्या रहा है। तो सोर्स अगर हम देखेंगे तो हम कभी भी हिस्ट्री को पढ़ें, कभी भी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सोर्स के हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि आखिरकार ये चीज कब घटित हुई, यहाँ का राजा कौन था, इस राजा ने क्या कंस्ट्रक्शन करवाया, वेलफेयर किया या लोगों का एक्सटॉर्शन किया। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन किसी भी डायनेस्टी की अगर हमें पता चलती हैं तो वो किससे पता चलती हैं, सोर्सेज से। तो हम देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले न्यूमोटिक्स, मतलब कि आपके बेसिकली इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन काफी सारी बातों को बताते हैं, किससे रिलेटेड, किसी भी किंगडम से रिलेटेड। देन पुराण, उसके बाद यहाँ पे है धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, गार्गी संहिता एंड महाभाष्य ऑफ पतंजलि, ठीक है ना। उसके बाद आप अष्टाध्यायी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है, कालिदास। हम धीरे धीरे करके एक एक चीजों को समझेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुंग। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो शुंग की बात कर रहे हैं बच्चों। तो शुंग में आप देखिए, शुंग की बात कर रहे हैं। अब शुंग में आप समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, समझने की कोशिश आपको ये करना है कि जो मौर्य एम्पायर पूरे भारत में अपने साम्राज्य को फैलाए हुए था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहां से कहां तक साम्राज्य था उसका, जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक, और यहां अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक। तो इतना बड़ा जो रीजन था मौर्य साम्राज्य का, उसके डिक्लाइन होने के बाद आप कह सकते हो मौर्य साम्राज्य कहां से उदय हुआ था, जिसका उदय पाटलिपुत्र से हुआ था, जो कि बिहार में है एट प्रेजेंट। तो वहां से उदय होने के बाद वो वहीं जाके वापस से श्रिंक हो गया। तो ये वाला जो रीजन है आप देखो, तो शुंग जो है आपका, कहां पर शुंग चला गया है, शुंग आपका कहां पे चला गया है, कहां आप देख सकते हो, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये ब्राउन वाला एरिया। तो शुंग डायनेस्टी सिर्फ इतने में ही कंसंट्रेटेड थी। अगर हम बात करेंगे शुंग की, तो शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंग। एंड पुष्यमित्र शुंग वाज अ लेजेंडरी पर्सनालिटी। पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करेंगे तो ही वाज अ टॉलरेंट पर्सन। उसे बुद्धिस्ट, जैनिज्म और आप कह सकते हो कि हिंदुइज्म, वो सबके प्रति टॉलरेंट था। बुद्धिज्म के प्रति तो और ज्यादा टॉलरेंट था, उसके एविडेंसेस भी हमें मिलते हैं। आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। आखिरकार पुष्यमित्र शुंग जो है उसने शुंग डायनेस्टी क्यों एस्टैब्लिश की, उसका कारण है कई सारे फॉरेन इन्वेजन जब हुए और हम नॉन वायलेंस पॉलिसी को अपना रहे थे, तब लोगों के मन में फियर उत्पन्न हुआ कि आखिर हम कैसे बचेंगे। तो शुंग डायनेस्टी ने, जो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके एक नए साम्राज्य को शुरू किया, एक नई डायनेस्टी को शुरू किया, एक नए डायरेक्शन में लेके गया, और उसका नाम है शुंग डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन है,
पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली इनकी कैपिटल क्या थी, तो मैंने आपको बताया था इनका कंसंट्रेशन ये कहां जाके श्रिंक हो गए थे, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र ही इनकी कैपिटल थी। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल एट पाटलिपुत्र। और सेकंड कैपिटल शुंग की क्या थी, तो ये भी आपको याद रखना है, विदिशा। विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, वो इनकी सेकंड कैपिटल थी। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार मैंने जैसे आपको बताया फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, तो फॉरेन इन्वेजन को क्या शुंग जो है वो मारेगा नहीं, मतलब उनको डिफेंड करेगा या नहीं करेगा, कि भारत में आने देगा कि भाई आ जाओ आ जाओ, मैं तो बैठा हुआ है, जितना जो कुछ एक्सपेंशन करना है कर लो? बिल्कुल नहीं। शुंग ने काफी सारे लोगों को डिफेंड किया गैंगटिक वैली में, जैसे कि आप देख लो ग्रीक, उसके बाद ग्रीक्स को उसने डिफीट किया। तो ये किसकी आपकी बेसिकली अचीवमेंट हो जाएंगी, किसकी अचीवमेंट हो जाएंगी, पुष्यमित्र शुंग की। अगर हम पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे तो इन्होंने आपके यज्ञ भी, अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किए हैं। ये चीज दिखाती है कि पुष्यमित्र शुंग की एक्सपेंशन की तरफ कितनी ज्यादा एम्बिशन थी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा कौन था, अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग की डेथ होने के बाद उनके बेटे अग्निमित्र ने रूल किया, लेकिन ये डायनेस्टी ज्यादा नहीं चल सकी। और हम कह सकते हैं जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, उस तरीके से शुंग डायनेस्टी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकी। और आप कह सकते हो कि थोड़े टाइम बाद इसका क्या हुआ, पतन होना चालू हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस टाइम पे जब आपके कौन थे, बेसिकली किसकी बात हो रही है, डेमेट्रियस फर्स्ट ऑफ बैक्टीरियास, इनकी बात हो रही है। इन्होंने भी पेनिट्रेट किया था कहां पर, इंडिया में। लेकिन कब पेनिट्रेट किया था, किसके टाइम पे किया था, वासुमित्र के टाइम पे। और वासुमित्र कौन है, अग्निमित्र के बेटे। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो आपका पुष्यमित्र शुंग, उनके बेटे अग्निमित्र, अग्निमित्र के बेटे वासुमित्र, इनके टाइम पे डेमेट्रियस फर्स्ट ने इन्वेजन किया था और इन्होंने उनके साथ फाइट की थी। तो ये वाले पॉइंट्स आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद है, जैसा कि मैं आपको अभी बता रही थी पुष्यमित्र शुंग के बारे में, कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। क्योंकि हमारा एम्पायर, जो हमारा नहीं, मतलब कहने का मतलब है शुंग डायनेस्टी का जो एम्पायर है वो श्रिंक हो गया था। तो क्या पुष्यमित्र शुंग को नहीं लगेगा कि मैं इस एम्पायर को फैलाऊं? तो अश्वमेध यज्ञ जो है बेसिकली ये किसके लिए था, एक्सपेंशन के लिए था। तो ये अश्वमेध यज्ञ अगर परफॉर्म किया है तो ये हमें दिखाता है कि पुष्यमित्र शुंग का एम्बिशन एक्सपेंशन की तरफ कितना सारा था। अगर अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसको पैट्रोनाइज किसने किया था। तो दिस वाज पैट्रोनाइज्ड बाय पतंजलि एंड मनु, ये आपको पता ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस तरीके से पूरा एक्सपेंशन करने के बाद अगर हम बात करेंगे कि आपकी जो शुंग डायनेस्टी है इसका एक्सपेंशन कहां पे हो पाया, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में तो पहले से ही था, राइट, बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश एंड नदन मध्य प्रदेश। मतलब हम कह सकते हैं कुछ हद तक जो आपकी शुंग डायनेस्टी है उसने एक्सपेंशन किया था। और हाँ, इंडिया में कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कण्व डायनेस्टी की। कण्व डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। और कण्व डायनेस्टी की जब हम बात करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे बच्चों देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हो आप लोग, मैम आप दिखाओगे वही देख पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखिए, ये किसकी है, ये कौन बैठे हैं, पुष्यमित्र शुंग। आप देख सकते हो ये उनका स्टैचू है पुष्यमित्र शुंग का। आप देख सकते हो काफी अच्छे से इनके मुकुट पे क्राउन काफी अच्छा है, और क्राउन के पीछे आप एक हेलो जैसा कुछ सिंबल देख सकते हो। काफी सारी लाइनिंग्स बनी हुई है, बनी है कि नहीं, जो इनकी प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है, जो इनके लिए रिस्पेक्ट को दिखा रहा है। किसके लिए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे ही वॉज ब्राह्मण, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ब्राह्मण ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है सांची स्तूप से। बहुत सारे ऑथर्स जरूर ऐसा कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बुद्धिस्ट फॉलोअर नहीं थे, वो बुद्धिस्ट टॉलरेंट नहीं थे, बट लेकिन सांची स्तूप में जो आपका रियल स्तूप है, स्तूप नंबर 1, उसके अराउंड जो रेलिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। तो इससे हमें पता चलता है
क्योंकि हमारे पास एक एविडेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज्म। लेकिन कहीं कहीं पर टेक्स्ट में ऐसा भी लिखा रहता है कि ये जो थे ये टॉलरेंट नहीं थे, इनका बेटा टॉलरेंट था, और जो वो रेलिंग्स है वो अग्निमित्र ने कंस्ट्रक्ट करवाई हैं। सो दैट इज अ क्वाइट डिबेटेबल टॉपिक, यहाँ वो हम डिस्कस करने वाले नहीं है। नेक्स्ट, अगर पुष्यमित्र शुंग के बाद आपके बेसिकली कौन आए थे, अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद आपके कौन आए थे, वासुमित्र। इस डायनेस्टी के डिक्लाइन होने पे जो आपका लास्ट रूलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। इतिहास वापस से अपने आप को दोहराएगा। इस डायनेस्टी का, शुंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है देवभूति, अब उसकी भी हत्या होगी। और देवभूति की हत्या कौन करता है, वासुदेव। वासुदेव जो है वो देवभूति की हत्या करते हैं, और वासुदेव कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं, कण्व डायनेस्टी। ये कण्व डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर हम शुंग डायनेस्टी की बात करेंगे तो शुंग डायनेस्टी ने क्या क्या बेसिकली आपका इशू किया, क्या क्या चीजों को ये लेके आए, तो ये आपको पता होना चाहिए। शुंग इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। उसके बाद इन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखा। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता चुकी हूं कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर वॉज पैट्रोनाइज्ड बट नो एंटागोनिज्म टुवर्ड्स बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के लिए कोई नफरत नहीं थी, कोई ऑपोजिशन नहीं था। अगर आर्ट एंड लिटरेचर की बात करेंगे तो इन्होंने कौन से स्कूल को पैट्रोनाइज किया था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उसको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। समझ में आया कि नहीं? अगर अग्निमित्र की बात करें तो कालिदास की जो राइटिंग है मालविका अग्निमित्रम, उसमें जो अग्निमित्र हीरो है वो कोई और नहीं, पुष्यमित्र शुंग का बेटा ही है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर कालिदास की मालविका अग्निमित्रम की बात हो रही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि शुंग का नाम बेसिकली किस किस डायनेस्टी में यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बेसिकली यहां बात हो रही है यवन राज्य इंस्क्रिप्शन की। आपका यवन राज्य इंस्क्रिप्शन और आपका धनादेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन, इन्होंने शुंग के बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। मतलब उनकी प्रशस्ति, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या क्या काम किया, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से देखने को मिलती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, बाकी की हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे कि आगे हम किसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपकी कण्व डायनेस्टी। ये एक ऐसी डायनेस्टी है, मैंने आपको अभी बताया, वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। ये उस समय की बात है जब यहाँ पर ह्यूमन को ह्यूमन से मतलब नहीं होता था। लोग एक दूसरे की, एक बेटा अपने बाप की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता था, फिर तो ये दूसरे थे। तो इन्होंने बेसिकली कण्व ने, वासुदेव कण्व ने बेसिकली शुंग डायनेस्टी की देवभूति की हत्या करके कण्व रूल को स्टैब्लिश किया। लेकिन आप देख सकते हो 73 बीसी टू 28 बीसी, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ये इसने रूल किया था। किसने? कण्व डायनेस्टी ने। अगर कण्व डायनेस्टी की कैपिटल को हम देखेंगे तो क्योंकि शुंग डायनेस्टी को इनने हटाया था तो पाटलिपुत्र भी इनकी कैपिटल थी, और दूसरी कैपिटल क्या रहेगी इनकी? विदिशा। दोनों जो कि शुंग की कैपिटल थी वही इन्होंने रिपीट करी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे किसकी बात हो रही है, भूमिमित्र। भूमिमित्र जो थे, भूमिमित्र कोई और नहीं वसुदेव के ही बेटे थे। समझ में आया कि नहीं? और नारायण, नारायण कौन थे? भूमिमित्र के बेटे। इन सब ने मिलकर थोड़ा बहुत कुछ टाइम पीरियड रूल किया, जो कि हमें अभी तक इतिहास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं? और सातवाहन जो थे, फिर आपके सातवाहन आते हैं जिन्होंने लास्ट जो आपके किंग थे शर्मन, उसकी हत्या की, और इस तरीके से जो आपकी कण्व डायनेस्टी है उसका क्या हो गया? दी एंड। समझ में आया कि नहीं? तो देखो कण्व डायनेस्टी का आप देख रहे हो एरिया कितना कम है, मतलब कि शुंग ने तो थोड़ा बहुत कुछ स्प्रेड किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कण्व डायनेस्टी के रूलर्स जब आए थे तो उनसे वो रीजन को छीन लिया गया हो और इनका रीजन थोड़ा सा वापस से कम हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? नेक्स्ट, चेदी डायनेस्टी। चेदी डायनेस्टी की हम बात करेंगे तो चेदी डायनेस्टी बेसिकली आपकी उड़ीसा में फ्लरिश हुई थी, और उड़ीसा में फ्लरिश हुई थी, और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है वो है खारवेल। खारवेल क्यों इंपॉर्टेंट है? खारवेल जाने जाते हैं जैनिज्म के लिए, बिकॉज ही वॉज द फॉलोअर जैनिज्म। जैनिज्म के ये फॉलोअर थे।
और जैनिज्म के ये फॉलोअर थे। ये हमें कैसे पता चलता है मैम? तो ये आपको ऐसे पता चलता है बच्चों की हाथी गुम्फा की जो केव्स हैं वो इन्होंने आपके जो जैन मॉन्क्स हैं उनके लिए डोनेट की थी, क्योंकि आप जानते हैं जो जैनी मॉन्क्स हैं वो तपस्या करते हैं। वो आपको पता है कि बिना धूप की परवाह करते हुए, भूख प्यास की परवाह करते हुए, पानी की परवाह करते हुए, बारिश की, ठंड की, वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो वो जो केव्स थी वो इन्होंने डोनेट की थी। ये हमें कहां से पता चलता है? तो ये हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो यहां पर इसी चीज की बात हुई है। देखिए मैंने आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये जो बेसिकली किंगडम था इसको फाउंड किसने किया था? कलिंग ने इन फर्स्ट सेंचुरी। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है वो खारवेल है, जो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये बताते हैं कि ये जो खारवेल है ये ग्रेट कन्क्यूरर भी थे और इन्होंने मगध, सातवाहन और पांडे ऑफ मदुरई को हराया भी था। खारवेल जो है जैन फॉलोअर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इन्होंने काफी सारी जो केव्स हैं वो जैन मॉन्क्स को डोनेट करी थी इन उदयगिरी हिल्स। और अगर हम बात करेंगे कि इनका दूसरा नाम क्या है, तो इनका दूसरा नाम है चेतवंश है ना, चेतवंश, और इनका दूसरा नाम है महामेघवाहन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम आ गए हैं उस डायनेस्टी की तरफ जिसका खौफ, जिसका शासन, जिसका प्रशासन, जिसका साम्राज्य दक्कन में, साउथ इंडिया में फैला हुआ था, और वो कोई और डायनेस्टी नहीं है बच्चों, ये डायनेस्टी है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी आपके लिए, मेंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवाहन डायनेस्टी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो सातवाहन डायनेस्टी है उसको फाउंड किसने किया था? तो उसे शिमुक नाम के राजा ने फाउंड किया था। ये आपको पता होना चाहिए। सातवाहन की हम बात करेंगे तो बेसिकली ये अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। सातवाहन की सोसाइटी के बारे में बात करेंगे तो इनकी बेसिकली मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब कि अपने जो नाम है उनके नाम के आगे बेसिकली ये किसका नाम लगाते थे? किसका नाम? तो अपनी मदर्स का नाम लगाते थे। इसीलिए इनकी सोसाइटी कैसी थी? मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। अगर हम एक एक करके एक एक रूलर के बारे में देखेंगे तो आपको इनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया मैंने बच्चों आपको? क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं फर्स्ट सेंचुरी में फाउंड की थी किसने फाउंड की थी? शिमुक ने इसको फाउंड की थी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? शिमुक ने इसको फाउंड की थी। उसके बाद जब मैंने बताया कि ये डायनेस्टी थी कहां पे, तो दक्कन में थी, और इसकी कैपिटल कहां थी? तो अमरावती इसकी कैपिटल थी। ये आपको पता होना चाहिए। क्या हमें पता है कि आखिरकार सातवाहन डायनेस्टी, जो आपकी सातवाहन डायनेस्टी है, इसके बारे में हमें पता कहां से चलता है? तो इसके लिए हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा है पुराण, फिर उसके बाद बृहद कथा ऑफ गुना, उसके बाद आपके ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये सारे के सारे आपके बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? तो सातवाहन, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में नाना घाट इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इरागुडी इंस्क्रिप्शन जो कि आंध्र प्रदेश में है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, ये सारे के सारे हमें किसके बारे में बताते हैं? तो सातवाहन के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि अगर जो सातवाहन, जो वहां के किंगडम में जो लोग हैं, मतलब पीपल हैं, जो किंग हैं, सातवाहन किंग की जो ग्रेव होती थी उसको किसी स्टोन, मतलब बड़े से पत्थर को उसके ऊपर रख दिया जाता था ताकि एज अ वो मेमोरी बन सके। तो इसको, ये किस चीज को दिखा रहा है? तो ये बता रहा है कि ये जो है ये मेघालिथिक पीपल, दे आर नोन फॉर मेघालिथिक। ये जो आपकी, मैंने जो आपको मैंने आपको ये स्टोरी बताई है कि किसी की डेथ होने के बाद उसके ऊपर बड़ा सा स्टोन रख देते हैं फॉर मेमोराइजिंग हिम और हर फॉर अ मेमोरी। तो वो जो प्रोसेस है, मतलब जो वो कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं मेघालिथ। समझ में आया कि नहीं? तो ये बहुत, आप कह सकते हो, यूनिक फीचर है सातवाहनों का। समझ में आया कि नहीं?
फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं बेसिकली ये इस डायनेस्टी के आप कह सकते हो वैलर हैं, ये इस डायनेस्टी के फेम है, ये इस डायनेस्टी के नेम है। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक ऐसे रूलर थे जो ब्राह्मण थे, लेकिन ही वॉज टॉलरेंट टू अदर रिलीजन टू। इन्होंने कई सारे बीइंग ब्राह्मण होने के बाद भी इन्होंने क्षत्रियों को हराया है, क्षत्रियों को हराया है, इसीलिए इन्होंने कई सारे टाइटल्स को भी अडॉप्ट किया है, जिसमें से एक टाइटल है इनका एक ब्राह्मण, मतलब सुपीरियर अमंग ऑल ब्राह्मण्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्होंने एक ब्राह्मण को एक टाइटल लिया था। इन्होंने किस किस को हराया था? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिस टाइम पे ये छोटी छोटी डायनेस्टीज इमर्ज हो रही हैं, वहां पर फॉरेन इन्वेजन हुआ है। फॉरेन इन्वेजन हो रहा है तो इन्होंने आप देखिए शाकास को हराया, ग्रीक्स को, पार्थियंस को और नहपान को। तो आप देख सकते हो गौतमी पुत्र सतकर्णी का बल, मतलब उनका वैलर, उनका फेम। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे आपकी बात हो रही है रुद्रदमन की। रुद्रदमन जो है उन्होंने किसको डिफीट किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। कि भाई गौतमी पुत्र सतकर्णी जो आपका इतना बड़ा नाम है उसको आखिरकार किसने हराया? तो आपको पता होना चाहिए किसने हराया, किसने हराया, किसकी बात हो रही है, किसने हराया है? तो इन्होंने रुद्रदमन टुक एडवांटेज ऑफ द वीक सक्सेस ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद जो जितने भी वीक सक्सेसर आए उनको किसने हराया? रुद्रदमन ने। और इस तरीके से गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद इनका डिक्लाइनिंग फेज चालू हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर हम मैप के ऊपर नजर डालेंगे तो आप देखिए कि इन्होंने, इनका जो साम्राज्य है वो कितने बड़े एरिया तक फैला हुआ है। इन्होंने यहाँ से गुजरात भी ऑक्यूपाइड कर रखा है, मध्य प्रदेश भी ऑक्यूपाइड कर रखा है, यहाँ से महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, कर्नाटक भी, आंध्र प्रदेश भी, कुछ कुछ पोर्शन तो यहाँ आपका तमिलनाडु का भी अपर पोर्शन आ चुका है, उत्तर प्रदेश भी, और कुछ कुछ पोर्शन राजस्थान का भी। तो आप कह सकते हो इंडिया का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो एक टाइम पे सातवाहन के हाथों में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि आपकी बात हो रही है यज्ञशुत अलकर्णी की। इन्होंने काफी सारे एरियाज को कॉन्क्योर्ड किया जो इस मैप में दिखाया गया है। लेकिन हाँ, आपके जो अलकर्णी हैं इनके बाद बेसिकली आपके वाकाटक डायनेस्टीज आ गई थी, और ये भी कौन थे? बेसिकली ब्राह्मण सी थे। समझ में आया कि नहीं? और इस तरीके से हमारी किस डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है, किसका डिक्लाइन हो जाता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? सातवाहन डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है। अगर हम बात करेंगे कि भाई सातवाहन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका जो टाइम है बेसिकली इस टाइम पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आमत्य जो आमत्य हैं आपके और महामत्राज हैं। बेसिकली आमत्य और महामत्राज जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं। कहाँ पे? सातवाहन रूल में। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की ये सारी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे किंग्स की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया गौतमी पुत्र सतकर्णी ब्राह्मण थे, और उन्होंने कई सारे ब्राह्मण्स को कई सारी लैंड भी डोनेट की है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, किंग डोनेटेड लैंड टू ब्राह्मण एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीडिंग टू द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। मतलब कि कई सारी लैंड को जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटना चालू किया, तो कहीं ना कहीं फ्यूडल लॉज डेवलप हो गए, और यही कारण बन गया सातवाहनों के डिक्लाइन होने का। मतलब जिस काम में वो इंडल्ज थे, जो काम वो अच्छे के लिए कर रहे थे, वही काम उनके पतन होने का कारण बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी बात करिए, सातवाहन किंग वर सपोज्ड टू अपहोल्ड धर्म। ये धर्म पे ज्यादा विश्वास रखते थे कि धर्म के अकॉर्डिंग ही चलना है। सो दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसकी बात करी हमने? सातवाहन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, कि आखिरकार जो सातवाहन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो कैसा है, तो हम देखेंगे कि इन्होंने कई सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन करवाया। आर्किटेक्चर जो है इनका ऑल्दो थोड़ा डिफरेंट है, बट यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने केव आर्किटेक्चर का बिल्कुल फाइनेस्ट एग्जाम्पल दिया है। किसने? सातवाहनों ने। और इनके जो बेसिकली जितने भी डेवलपमेंट है वो आपको डेक्कन में देखने को मिलेंगे।
देखेंगे, मतलब कि आपके वेस्टर्न वाले रीजन में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका अजंता की गुफाएं हैं वो किसका है, वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो बेसिकली ये आपके किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सातवाहन, उन्हीं का एग्जाम्पल है। केव्स वर कट इन अजंता, अजंता में काटी गई, उसके बाद यहाँ कौंडेन में, कन्हेरी में, नासिक में, और ये जो आपकी बेसिकली केव्स थी ये किसको दी गई, बुद्धिस्ट को दी गई, किसको दी गई, बुद्धिस्ट को। अगर हम बात करेंगे टेम्पल, चैत्य और यहाँ पे विहार, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देती हूँ चैत्य और विहार में, सो दैट थिंग्स विल गेट मोर क्लियर टू यू। तो यहाँ पे जो आपका बेसिकली चैत्य है, चैत्य का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क अपना मेडिटेशन कर सके, समझ में आ रहा है कि नहीं, मेडिटेशन कर सके। और अगर हम बात करेंगे विहार की, तो यहाँ पर जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क है वो यहाँ लिव कर सके, मतलब कि रह सके, तो है तो दोनों ही बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, डिफरेंस बस मेडिटेशन और उनके लिविंग में है। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। फिर हम बात करेंगे इनका जो सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है, लार्जेस्ट केव टेंपल, दैट इज करले चैत्य, जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क मेडिटेशन करते थे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेड एंड आर्ट सेंटर की बात करेंगे, तो नागर अर्जुनी कोंडा और अमरावती में जो स्तूप बनाए गए हैं वो किसका मार्बल, कौन सा मार्बल यूज करके बनाए हैं, व्हाइट मार्बल। ये आप लोग याद रखोगे, अगर व्हाइट मार्बल का यूज है दैट मीन्स दिस इज बिकमिंग अ फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द सातवाहन्स आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन, देखिए ये जो क्वेश्चन है आर्किटेक्चर से रिलेटेड सातवाहन के, ये आपसे मेंस में पूछा जा सकता है 6 मार्कर में या 5 मार्कर में, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन योर मेंस आंसर राइटिंग बिकॉज दीज पॉइंट्स आर रॉ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्होंने अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग को डेवलप किया, और अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है बेसिकली इसमें डिफरेंट कलर्स का यूज करके स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, इन चीजों को दिखाया जाता है। तो डोंट यू थिंक कि काफी फैबुलस एग्जांपल है सातवाहन के आर्किटेक्चर का। सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द अजंता स्कूल ऑफ आर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब भी आप सातवाहन के आर्किटेक्चर की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग में बुद्ध की लाइफ को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अगर आपसे 5 या 6 मार्कर में पूछा जाएगा आर्किटेक्चर के बारे में, मे बी 11 मार्कर के बारे में, 11 में भी पूछ सकते हैं, 15 में भी पूछ सकते हैं, सो यू हैव मच थिंग्स टू डिस्क्राइब इन डिटेल। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखेंगे। देखिए करले केव्स की इमेज आप देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब कि आज के जमाने में भी अगर कोई इसको बनाने बैठेगा तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप केव की कटिंग्स देख रहे हो, किस तरीके से इसको काट के कितनी सुंदर यहाँ पे प्रतिमाएं यहाँ पे कार्व की गई हैं, और ऊपर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये खूबसूरत इमेज हमें दिखाती है किसके बारे में, सातवाहन के आर्किटेक्चर के बारे में। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर है पांडव लेनी जो कि आपकी नासिक में है। ये आपको पत्थर दिख रहे हैं कि नहीं, पत्थर दिख रहे हैं कि नहीं, ऊपर आपको यहाँ देखो पहाड़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मैम बिल्कुल दिख रही है। तो बच्चों इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ये पहाड़ के अंदर किस तरीके से काट के बनाया गया है। वेरी टफ टास्क, ये काफी टफ टास्क है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की स्पेसिमेन हमको देखने को मिल रहे हैं, सो दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएबल, यस और नो, एंड रियली वेरी एडमायरेबल। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम अजंता पेंटिंग्स। अब आप देखो, जैसे कि मैं बात कर रही थी बुद्ध की, तो अजंता पेंटिंग्स को अजंता स्कूल ऑफ आर्ट जिसे सातवाहन ने डेवलप किया है, आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो इस पिक्चर के थ्रू। देखेंगे कि क्या देखेंगे इसमें मैम, हम क्या देखें, तो आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि अजंता स्कूल ऑफ आर्ट्स में दे आर यूजिंग कलर्स टू डिफाइन द स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशंस सो दैट पीपल कैन कनेक्ट द लाइफ ऑफ बुद्ध। तो किस तरीके से यहाँ पर एक अच्छे से आप देख सकते हो कलर्स का यूज किया है, और किस तरीके से एक पेंटिंग उस टाइम जहां ये सब चीजें प्रिवलेंट नहीं थी, उस टाइम पे इस तरीके की चीजों को लेके आना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, कि आखिरकार सातवाहन की जो इकोनॉमी है बेसिकली वो आपकी कैसी थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इनकी जो इकोनॉमी है वो कैसी रही। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सातवाहन की, वो बच्चों ये है कि सातवाहन ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? लेड कॉइन। बाकी सब तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, बहुत सारे लोग जाने जाते हैं इस चीज के लिए, लेकिन सातवाहन स्पेसिफिकली किसके लिए जाने जाते हैं? तो आप लोग याद रखोगे इस चीज को, किसके लिए? लेड कॉइन। हालांकि इन्होंने अदर कॉइन्स भी इशू किए थे। तो पहला जो पॉइंट है सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, लेड कॉइन, उसके बाद पोटिन। समझ में आया कि नहीं? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहां पर बात हो रही है किसकी? दे वर द फर्स्ट नेटिव रूलर्स टू हैव देयर पोर्ट्रेट्स ऑन देयर कॉइन। मतलब कि उनकी खुद की इमेज भी होती थी किसके ऊपर? किसके ऊपर? कॉइन्स के ऊपर। और अगर हम बात करेंगे कि सातवाहन के अगर ट्रेड में ये लोग क्या करते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी जो ट्रेड प्रैक्टिस थी उसमें ये लोग बेसिकली पैडी ट्रांसप्लांटेशन करते थे, कॉटन का प्रोडक्शन करते थे। कॉटन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है देखिए, कॉटन प्रोडक्शन करते थे। उसके बाद है आयरन और एक्सप्लॉइटेशन, है ना, मतलब कि आयरन को निकालते थे। तो आप देख सकते हो कि आयरन और का मतलब एक्सट्रैक्शन होना उस समय बहुत बड़ी बात थी। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका इंडस्ट्रियल सेटबैक रेडी हो रहा है, इंडस्ट्रीज की तरफ मूव हो रही है। इंडस्ट्रीज मूव होंगी तो आपका बेसिकली ट्रेड अच्छा होगा, और ट्रेड अच्छा होगा तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? इकोनॉमी अच्छी होगी। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। समझ में आया आपको कि नहीं? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोसाइटी और रिलीजन की, कि आखिरकार इनकी जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो थे बेसिकली इन्होंने ब्राह्मण को रिवाइव किया, वापस से ब्राह्मणिज्म को लेके आए। और जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है, मतलब कि सुपीरियर अमंग ऑल ब्राह्मण्स। अगर हम और देखेंगे तो बेसिकली मैंने सोसाइटी में आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इनकी जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्योंकि ये अपने नाम के आगे अपने मदर का नाम जोड़ते थे। अगर हम आगे देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब कि सतकर्णी किसके पुत्र हैं? गौतमी के पुत्र हैं। उसी तरीके से अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो हमें पता है जैसे कि अजंता पेंटिंग्स में इन्होंने बुद्धिस्ट की काफी सारी चीजों को, स्टोरीज को बताया है। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर बुद्धिज्म भी फ्लरिश कर रहा था। होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। लिटरेचर की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें जो चीजें यूज की थी, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था। और हाल जो है, ये सातवाहन रूलर है जो कि ग्रेट स्कॉलर थे, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? गाथा सप्तशती। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल जो है वो 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है, नहीं तो गाथा सप्तशती 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक्स की बात हो रही है कि आखिरकार ये इंडो ग्रीक्स हैं कौन? मैम हमें इंडो ग्रीक्स के बारे में बताइए। और इंडो ग्रीक्स में सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ये इंडो ग्रीक्स क्यों हैं। तो बच्चों जब अलेक्जेंडर जब आपका विजिट किया था इंडिया में, हमें सबको पता है कि उसमें पोटेंशियल था इंडिया को जीतने का, लेकिन क्योंकि इंडिया की डायनेस्टीज भी इतनी पावरफुल थी, इंडिया भारत का जो साम्राज्य है वो भी इतना पावरफुल था कि अलेक्जेंडर जो है वो विजय नहीं प्राप्त कर सका और वापस लौट गया। तो कई सारे ग्रीक्स जो हैं वहां पर सेटल हो गए थे, और वहां पर सेटल होने के कारण उनका इंडियनाइजेशन हो गया। मतलब वो इंडिया के कल्चर से कनेक्ट कर पाए, इंडिया के रिलीजन से खुद को कनेक्ट कर पाए, सोसाइटी से खुद को कनेक्ट कर पाए। और कहीं ना कहीं वो जो ग्रीक्स हैं वो आपके किसमें उनका इंडियनाइजेशन हो गया। इसीलिए स्कॉलर्स ने इनको क्या नाम दिया है? इंडो ग्रीक्स का नाम दिया है। इंडो ग्रीक्स की अगर हम बात करें तो इनका जो बेसिकली इनका जो एक्सपेंशन था, इनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। इंडो ग्रीक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सो दिस वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू गोल्ड कॉइन। अगर किसी ने सबसे पहले इशू किए हैं तो इंडो ग्रीक। इसलिए इंपॉर्टेंट है, सोने के सिक्के, समझ रहे हो ना, सोने के सिक्के बहुत बड़ी बात होती है।
कॉपर के चलते हैं, सिल्वर के भी बहुत बड़ी बात है, बट ठीक है। गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किए थे। किसकी बात हो रही है? इंडो ग्रीक्स की। इंडो ग्रीक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रूलर है वो है मिनांडर। मिनांडर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनांडर एक इंडो ग्रीक होने के बावजूद भी उसने बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के साथ कन्वर्शन करने के बाद खुद को बुद्धिज्म में उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए मिनांडर जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किस डायनेस्टी का रूलर है? किस डायनेस्टी का रूलर है? इंडो ग्रीक। समझ में आया कि नहीं? तो यही मैंने आपको बताया। मैंने आपको भी क्या बताया कि बेसिकली इंडो ग्रीक की जब मैंने बात करी आपसे, तो इंडो ग्रीक्स की जब बात की तो ये वही जो है आपके जो सेटल हुए कहाँ? इंडिया में, और लोकलाइज हुए, इसीलिए इनका नाम इंडो ग्रीक पड़ा। अगर हम बात करेंगे इन्होंने रूल कहाँ कहाँ किया, तो बैक्टीरिया, तक्षशिला और सियालकोट साकाल जो कि पाकिस्तान में है, और सियालकोट साकाल ही इनकी कैपिटल थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एम्बेसडर फ्रॉम तक्षशिला ब्रांच। तक्षशिला ब्रांच का एक एम्बेसडर है हेलियोडोरस। ये जो हेलियोडोरस है बेसिकली ये कहाँ पे जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? विदिशा। विदिशा में एक रूलर होता है भागभद्र। भागभद्र के दरबार में जाता है और वहां पे इनसे इनकी कुछ बातचीत होती है। उसके बाद ये वहां पर एक खम्ब बाबा पिलर, गरुड़ पिलर को स्टैब्लिश करता है, और वो जो आपका बेसिकली पिलर है वो वैष्णव भगवत धर्म को डेडिकेटेड रहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक्स जो हैं वो भले ही ग्रीक कहीं और के हैं, फॉरेन के हैं, लेकिन उनके मन में भी उनकी कई सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति विराजमान थी। इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें की। और ये किसको दिखाता है? किस चीज को दिखाता है? हेलियोडोरस जो है ये भगवत धर्म, इनका जो डेडिकेशन है वो भगवत धर्म की तरफ कितना ज्यादा है, ये इस चीज को दिखाता है। समझ में आया कि नहीं? अगर हम बात करेंगे किसकी बात? मिनांडर। तो इनके बारे में आपको बताई चुकी हूँ। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है मिलिंद पन्नो। इनको आप, इसका नाम आप याद रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में थी। समझ में आया कि नहीं? पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया, ये मैं आपको समझा चुकी हूं। फिर उसके बाद ये इन्होंने बेसिकली बात करेंगे कैसी प्रैक्टिसेस को लेके आए? गवर्नरशिप, गवर्नर्स की प्रैक्टिस को लेके आए। उसके बाद यहाँ पे और दूसरी चीज लिखी है हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इंडिया ने किससे सीखी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली इंडिया ने किससे सीखी हुई है? तो इंडो ग्रीक से ही सीखी हुई है। और इंडो ग्रीक्स अडॉप्टेड इंडियन सोशल एंड रिलीजियस वे ऑफ लाइफ एंड मेड एडवांसमेंट इन मेटलर्जी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, स्टोन कटिंग। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया इंडो ग्रीक्स नाम ही इसीलिए है क्योंकि इन्होंने, इनके मन के अंदर इंडिया की जो संस्कृति है, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एवरीथिंग कहीं ना कहीं उनके अंदर विराजमान है। और कहीं ना कहीं वो चीजें सॉरी, ये कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें इनके मेटलर्जी, मेडिसिन और ये सारी की सारी चीजें इन चीजों से रिफ्लेक्ट भी होती हैं। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि बेसिकली इंडो ग्रीक्स की यहाँ पे बात हो रही है कि इन्होंने किस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की संस्कृति से ये पहले से ही इनकी पहचान थी। तो भारत में इन्होंने किस रिलीजन को पैट्रोनाइज किया है? तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों। बेसिकली जो इंडो ग्रीक्स जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं खुद के गांधार स्कल्पचर्स, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के लिए। मैम व्हाट इज दिस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट? वी डू नॉट नो। आप बताइए। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स बच्चों कुछ भी नहीं है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स बेसिकली आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फ्लरिश किया था। आप ये देख पा रहे हो कि जो इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो ग्रीक की अगर हम बात करेंगे तो इंडो ग्रीक की अगर हम बात करेंगे तो आप देखो ये जो एरिया है पूरा कहाँ पे फैला हुआ है? कहाँ फैला हुआ है? ये आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में फैला हुआ है। ये जो इंडो ग्रीक है इन्होंने यहीं पर आपकी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को क्या किया था? फ्लरिश किया था। इसमें क्या होता है? बेसिकली आपके ब्लू और ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया जाता है। ब्लू और ग्रे सैंडस्टोन को यूज करने के बाद जब इनका यूज हो जाता है और इन्होंने जब इस चीज को यूज कर लिया तो यूज करने के बाद इन्होंने बुद्धिस्ट की बहुत सारी स्कल्पचर्स बनाए। अब इन बुद्धिस्ट की स्कल्पचर्स के मैम फीचर्स क्या है? तो आपको पता है ये ग्रीक्स हैं,
है। ग्रीक की आपने बॉडी देखी होगी, मैस्कुलाइन बॉडी, तो इन बुद्धिस्ट के जो फीचर हैं वो मैस्कुलाइन फीचर हैं। आपको पता है ग्रीक्स के हेयर्स काफी ज्यादा कर्ली होते हैं, तो यहाँ पर भी बुद्ध के जो हेयर्स हैं उनको कर्ली बताया गया है। समझ में आया कि नहीं? तो आप रिलेट करो, ग्रीक जैसे होंगे वैसे ही तो बताएंगे। अगर हम इंडियन हैं, हमें कोई मूर्ति बनानी है तो हम हमारी जैसी बनाएंगे कि फॉरेनर जैसी बनाएंगे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हम चाहते हैं, हम हमेशा उसी पर्सन से बात करना हमें अच्छा लगता है जो हमारे टाइप का हो। इजंट इट? यस और नो? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो बहुत ही अच्छी जगह से हो, मान लो भोपाल से हो, और कोई आपको भिंड वाला मिल जाए, फिर तो आपकी कंपैक्टिबिलिटी नहीं बैठेगी ना। तो दिस इज व्हाट, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, तो इस आर्ट में कैसा फीचर्स क्या रहेगा? तो आपका बेसिकली ब्लू ग्रे, इसमें सेंटर्ड कौन है? बुद्धिज्म ज्यादा सेंटर है, लॉर्ड बुद्ध को ज्यादा सेंटर किया गया। फिर अगर हम बात करेंगे कि मैम फीचर्स क्या है, तो फीचर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और अगर सैंडस्टोन की बात करेंगे तो ब्लू और ग्रे सैंडस्टोन का यहाँ पे यूज हुआ है। समझ में आया कि नहीं? बियर्ड भी बताइए, मस्कुलर बॉडी जैसा कि मैंने आपको बताया, माउस टैच, बियर्ड, ग्रीक्स की माउस टैच भी होती थी कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे यूज की गई हैं। नेक्स्ट, फिर हमारे आते हैं बेसिकली पार्थियंस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पार्थियंस की बात कर रहे हैं। पार्थियंस में बच्चों, जो पार्थियंस है बेसिकली पर्शिया से थे, पर्शिया ईरान से थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? पार्थियंस। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया आपको कि नहीं? अब जो पार्थियंस है, पार्थियंस में अगर हम देखेंगे तो आपको ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका रूलर कौन था? गोंडोफर्नीस। गोंडोफर्नीस जो थे, ये लिखा हुआ है गोंडोफर्नीस, इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। और गोंडोफर्नीस के टाइम पे ही सेंट थॉमस आए थे, जिन्होंने बेसिकली क्रिश्चियनिटी को क्या किया था? प्रोपोगेट किया था। लेकिन क्रिश्चियनिटी को कहाँ प्रोपोगेट किया था? साउथ इंडिया में। ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो बेसिकली पार्थियंस की बात करेंगे तो ये भी आपके कहाँ पे थे? नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में इन्होंने डायनेस्टी को फ्लरिश किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के जो आपके बेसिकली रूलर हैं वो कौन है? वो है आपके गोंडोफर्नीस। और गोंडोफर्नीस के टाइम पे आए थे आपके सेंट थॉमस। समझ में आया कि नहीं? और सेंट थॉमस बेसिकली क्यों आए थे? टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। और ये क्रिश्चियनिटी को इन्होंने कहाँ स्प्रेड किया था? साउथ इंडिया में। दो द डायनेस्टी वॉज प्रिवेलिंग इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट, इंडो पार्थियंस की हमने बात की है। तो जैसे कि हमने देखा कि आपके बेसिकली इंडो पार्थियंस कहाँ कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका बेसिकली ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये किसका एरिया था? तो आपके पार्थियंस का। समझ में आ रहा है ना? इंडो पार्थियंस। फिर यहाँ मथुरा तक भी कुछ आ गए थे, तक्षशिला, ये सारा का सारा रीजन पार्थियंस ऑक्यूपाइड कर रखे थे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं शाकास की। शाकास जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाकास की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें सिंथियंस भी कहा जाता है। इन्हीं का नाम बेसिकली क्या है? सिंथियंस। और इनका ओरिजिनेशन वेस्टर्न चाइना से रहा हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे कि पहला अगर इसका किंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मोग। मोगा इसके पहले किंग का नाम है, जिसे मेउस नाम से भी जाना जाता है। फाउंडर तो आपको सबके याद होने चाहिए बच्चों, चाहे वो मोगा हो, मोगी हो, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोग जो है, मेउस इसके फर्स्ट शाक किंग है बेसिकली, जो जिन्होंने इसको फाउंड किया था। समझ में आया कि नहीं? अगर हम बात करेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे, तो मथुरा, उज्जैन और गिरनर। समझ में आया कि नहीं? तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये जो आपकी डायनेस्टी है, मथुरा, उज्जैन, गिरनार, गुजरात, ये वाले रीजन तक फैली हुई है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू। ये वाले रीजन तक इस डायनेस्टी का क्या था? प्रकोप था, मतलब फैली हुई थी। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रूलर हैं वो है रुद्रदमन। रुद्रदमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो रुद्रदमन की हम बात करेंगे तो रुद्रदमन ने अपनी कैपिटल उज्जैन को भी बनाई थी।
और बेसिकली इनका जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में है, तो संस्कृत लैंग्वेज में है, ये पता होना चाहिए आपको। और उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, ये पूछा जाता है। और सुदर्शन लेक बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर ने बनवाया था। समझ में आया कि नहीं। फिर यहाँ पर आपके और भी रूलर्स के बारे में बताया गया है, भूमक और नहपान, ठीक है ना, जिनके कॉइन्स हमें पूरे वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिले। फिर शाकाज ने बहुत सारे सिल्वर कॉइन को इशू किया है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनके 8 सेंटर्स में बेसिकली कौन कौन है, सांची, मथुरा, गांधार। और जो उज्जैन के किंग हैं उन्होंने इस शाकाज को डिफीट किया था और उसके बाद विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। अभी हम आगे देखेंगे कि भाई किस तरीके से डिफीट किया है और किस तरीके से आपकी जब गुप्त डायनेस्टी चालू होगी, लगभग ये तब की बात हो रही है, मतलब कि शाक जो है वो गुप्त के कंटेम्पररी हुए। समझ में आया कि नहीं। हाँ, अभी हमने जो शाकास का बेसिकली देखा, तो आप देखो इंडो सिंथियंस का यहाँ तक था, मतलब कि शाकास की बात हुई, शाकास को ही सिंथियंस कहते थे। तो आप देखो कि उसके पहले जब पार्थियंस थे तो उनका कितना कम एरिया था, लेकिन अब इनका कम एरिया है। तो अभी आप देखोगे तो इनका एरिया कितना ज्यादा एक्सपेंड हो गया, उज्जैन तक हो गया कि नहीं, गिरनार पहाड़ी तक, मथुरा तक, और यहाँ पर फिर ये पाटलिपुत्र तक भी पहुंचे कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, इंडो सिंथियंस का, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया ट्राइब के बारे में, सॉरी नॉट ट्राइब के बारे में, ट्राइब तो है इससे रिलेटेड, बहुत ही बढ़िया डायनेस्टी के बारे में जिसका नाम है कुषाण। कुषाण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए एज वेल एज आपकी प्री के लिए। कुषाण की अगर हम बात करेंगे, कुषाण की अगर हम बात करेंगे तो कुषाण जो है बेसिकली सेंट्रल इंडिया की यूची ट्राइब थी। कौन सी ट्राइब, यूची ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया, उन्हीं से इसका ओरिजिनेशन होता है। इस यूची ट्राइब की एक ब्रांच थी क्यूशान। क्यूशान एक इनकी ब्रांच थी, किसकी, यूची ट्राइब की। इसी से बेसिकली किसका इमर्जेंस हुआ है, कुषाण का। बाद में ही क्यूशान जो है वो क्या बन गया, कुषाण। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली इनका ओरिजिनेशन क्या है, यूची ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, और यूची ट्राइब की ही एक ब्रांच थी क्यूशान, उसी से आगे जाके आपका क्या बन गया, कुषाण। कुषाण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुषाण आपके ऐसी डायनेस्टी है जिसने आपके जो एक्सपेंशन है वो इंडिया के बाहर किया था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने काफी सारा एक्सपेंशन जो है वो इंडिया के बाहर किया था। हालांकि शुरुआत के रूलर्स नहीं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है, हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कुषाण कहां से थे, चाइना, और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किया था और कैपिटल क्या थी, पुरुषपुर। कैपिटल याद रखेंगे, पुरुषपुर। पेशावर इनकी क्या थी, कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके रूलर हैं वो कौन है बच्चों, किसकी बात हो रही है, कनिष्क। कनिष्क का नाम कुषाण में आप कभी नहीं भूलोगे। कनिष्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये ट्राइब जो है सेंट्रल एशिया की ट्राइब है, इंडिया की ट्राइब नहीं है, बट फिर भी जो आपके कुषाण हैं उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था और जो आपकी बेसिकली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको कंडक्ट करवाया था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इसीलिए कुषाण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी भारत की संस्कृति में कुछ तो ऐसी बात रही होगी, तब तो इतने सारे लोगों ने हमारे कल्चर को अपनाया। और ये कोई आपका जबरदस्ती तो नहीं था, धर्मांतरण जो आज का इशू चलता है, जबरदस्ती तो नहीं था, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अच्छा, तब तो इन्होंने हमारे कल्चर को अपनाया है, यस और नो। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कनिष्क की बात कर रहे हैं। तो कनिष्क एक महायान बुद्धिस्ट के फॉलोअर थे। कनिष्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, महायान, जब भी महायान बुद्धिस्ट की बात होगी तो बेसिकली कनिष्क की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक इंडिजीनियस आर्ट है और इस आर्ट में बेसिकली बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों की ही आइडल को प्रमोट किया गया था। और महायान बुद्धिस्ट की बात आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। क्या बताया था
कि महायान बुद्धिस्ट में क्या होता है, बेसिकली लॉर्ड बुद्ध को ही भगवान मान लिया है और उनकी मूर्ति पूजा की है। याद है कि नहीं है आपको? तो इसमें आपके बेसिकली जो कनिष्क के टाइम पे बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण होगा। अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क वो हैं जिन्होंने सिल्क रूट पे अपना कब्जा जमा लिया था और सिल्क रूट पे क्या किया था, बेसिकली सिल्क रूट पे अपनी कह सकते हो कंट्रोल किया था। तो इस तरीके से ट्रेड इनके हाथ में बढ़िया रहा था। अगर मैं बात करूं किसकी, कि गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए थे, तो अभी मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक ने। लेकिन अगर मैं बात करूं प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, तो वो कोई और नहीं बच्चों, कुषाण थे। लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, तो ही वॉज चंद्रगुप्त नहीं, सॉरी, दैट वॉज गुप्त डायनेस्टी। समझ में आ रही कि नहीं? तो वो गुप्त डायनेस्टी थे। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, कनिष्क की। तो कनिष्क एक महायान बुद्धिस्ट थे, इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कुंडलवन विहार में इसको क्या करवाया था, कंडक्ट में करवाया था। और इसके बेसिकली आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो आपको पता होना चाहिए अश्वघोष। और अश्वघोष जो है उनकी एक इंपॉर्टेंट राइटिंग है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित ऐसे याद रख सकते हो, जो अश्व होता है, अश्व मतलब घोड़ा, वो क्या है, बुद्धू है। तो अश्वघोष जो है बेसिकली उसने क्या लिखा है, बुद्ध चरित। समझ में आया कि नहीं? और बेसिकली ये बायोग्राफी है बुद्ध की। ये किसने लिखी है, अश्वघोष। समझ में आया कि नहीं? अश्वघोष ऑफ पाटलिपुत्र। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि आखिरकार कनिष्क की एक और अचीवमेंट क्या है, तो कनिष्क की एक और अचीवमेंट ये है कि इन्होंने इसको बेसिकली किसको इन्होंने किया था, शक एरा को इन्होंने फाउंड किया था 78 CEE में। समझ में आया कि नहीं? रूलिंग ओवर द रीजन्स ऑफ सिल्क रूट, जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। इन्होंने ट्रेड पे काफी अच्छा कंट्रोल किया था। एंड इफ दे आर हैविंग कंट्रोल ओवर ट्रेड देन दैट मींस, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नो डाउट, बिल्कुल होगी। गोल्ड के स्टैंडर्ड कॉइन को इशू किया था, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद इंपोर्टेड चाइनीज रॉ सिल्क, इन चीजों को ये इंपोर्ट करते थे और इसका सेंटर गुजरात को बनाए हुए थे, भड़ोच गुजरात। जिससे क्या हुआ था, भड़ोच गुजरात एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनके इमर्ज हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए बच्चों कुषाण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। कुषाण एम्पायर की अगर हम और बात करेंगे तो आप देखो कि कुषाण के कंट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो इन्होंने और क्या क्या किया था, तो आप देखो ग्रेटर यूज ऑफ सैडल इन हॉर्स राइडिंग, आर्मर, टर्बान्स, ट्राउजर, हेलमेट लगाते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा राजा महाराजा हेलमेट लगाते हैं फिर वॉर करने जाते हैं, यस और नो? तो ये सारी की सारी चीजें, लॉन्ग कोट्स, बेटर कैवलरी, ये सारी की सारी चीजें किसकी देन है, कुषाणों की देन है। इसलिए कुषाण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्षत्रप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। क्षत्रप मतलब बेसिकली गवर्नर सिस्टम था कि जिसमें एम्पायर को डिवाइड किया था क्षत्रपीस और क्षत्रप में। और कुषाण एम्पायर की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से किसका यूज किया हुआ है, कुषाण एम्पायर बेसिकली सिल्क रूट। जैसे कि यहाँ पे पुरुषपुर, इनकी जो कैपिटल है वो पुरुषपुर थी, ठीक ही नहीं? पुरुषपुर इनकी कैपिटल थी। आप देखो कि यहाँ पर ऑक्सस रिवर है, इसके आगे इसके ऊपर भी ये गए थे, कौन, कनिष्क। वैसे तो वहां का एरिया इतना सूखा है, बंजर है, वहां कोई जाना नहीं चाहता था, बट ये कुषाण वहां पे जाके इन्होंने क्या किया, एक्सपीडिशन किया। उसके बाद यहाँ पे आपके तरीम बेसिन में पैंगचुआंग है, पैंगचुआंग। तो ये जो पैंगचुआंग है, इनसे इन्होंने बेसिकली लड़ाई की थी। और आप देख सकते हो कि इन्होंने अपना तरीम बेसिन तक, आगे तक, चाइना वाले रीजन तक कुषाणों ने अपना एम्पायर फैलाया हुआ था। और इंडिया में भी इनके मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, ये काफी सारा एम्पायर जो फैला हुआ है, किसका फैला हुआ है, कुषाणों का। आप बहुत अच्छे से इस मैप में देखे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? देखेंगे, देखिए कुषाणों के सिक्के की बात हो रही है, गोल्ड कॉइन दिख रहे हैं कि नहीं? चमक दिख रही होगी गोल्ड कॉइन की, भले इतने पुराने हैं बट आज भी चमक रहे हैं कि नहीं? काफी कुछ इस पे पोर्ट्रेट भी है, जैसे ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोगों का MPPSC प्री जल्दी निकल जाए और मेंस भी जल्दी निकल जाए। ये मुंह फेर के बैठे हैं। मुंह फेर के क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको ये आशीर्वाद नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज जस्ट
आई वाज जस्ट किडिंग। तो ये बेसिकली कुषाण के क्या है, गोल्ड कॉइन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अब हम मूव कर गए हैं, दैट इज गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड जिसे कहा जाता है, क्लासिकल एज के नाम से जिसे जाना जाता है, वो कोई और नहीं है बच्चों, वो गुप्ता पीरियड है। गुप्ता पीरियड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई द गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज इन द हिस्ट्री। उसके पीछे आखिरकार कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि नॉट ओनली देयर वाज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन द हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट ओनली देयर वाज अ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बट ऑल्सो देयर was stupendous, आप कह सकते हो there was stupendous literature, fabulous architecture and fascinating personalities who ruled the Gupta Empire and made it rose to the golden age in the ancient history। समझ में आया कि नहीं? तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुप्ता पीरियड की जब हम बात करेंगे, गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली गुप्ता पीरियड को क्यों गोल्डन एज कहा गया? बिकॉज दे हैव स्ट्राइव सक्सेस इन एवरी फील्ड, इन द आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अगर और भी कोई डायमेंशन बच रहा है तो वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेटलर्जी बच गया, फिर फिलॉसफी भी बच गया, बाकी आपका साइंस, आर्किटेक्चर, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्राइव किया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटी, तो स्टेबल इनकी पॉलिटी थी, प्रॉफिटेबल ट्रेड था। गुप्ता एम्पायर उस समय फ्लरिश हुआ जिस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन नहीं थे। अगर फॉरेन इन्वेजन नहीं है तो लोग बहुत खुश हैं, लोग अपना जीवन बहुत ही आसानी से जी रहे हैं। अगर लोग बहुत खुश हैं, जीवन आसानी से जी रहे हैं, तो उस रेंज में, उस एज में हमेशा डेवलपमेंट होगा। आप खुद का एग्जांपल लेके देख लो, अगर आप पढ़ने बैठे हो, अगर आप स्ट्रेस फ्री हो, माइंड फ्री, बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका माइंड फ्री है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। लेकिन अगर आपके किसी दोस्त ने आपसे कुछ कह दिया है, किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया है, मदर या फादर ने आपको डांट दिया है, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं, बल्कि आपकी एफिशिएंसी अगले 2 दिन तक कम हो जाएगी। यस और नो? सो दिस इज द केस, क्योंकि वहां की आप कह सकते हो कंडीशन ऐसी बनी हुई थी, इसीलिए काफी सारी चीजों में वहां पे डेवलपमेंट हुआ। इन्वेजन ही होते रहेंगे, फॉरेन इन्वेजन होते रहेंगे, तो इन चीजों में कैसे डेवलपमेंट होगा आप ही बताइए। तो क्योंकि वहां पर आप कह सकते हो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बहुत ही बढ़िया था, तो इसलिए यही कारण है कि वहां पे आपका बहुत बढ़िया क्या चलने लगा, डेवलपमेंट चलने लगा। समझ में आया कि नहीं? अगर हम बात करेंगे कि इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो भीतरी इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और फर्स्ट रूलर के बारे में बात करेंगे तो नाम लिखा ही हुआ है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आया क्या है आपके, कौन है? घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, धीरे धीरे करके आपके बाकी रूलर्स आए। गुप्त एम्पायर पे अपनी नजर डालिए और मुझे बताइए, अभी तक जितने भी मैप दिखाए मैंने आपको, क्या इतना बड़ा साम्राज्य किसी का फैला हुआ था? किसी का फैला हुआ था? आप खुद ही देखो, कहाँ ऊपर लगभग अफगानिस्तान से लेकर यहाँ नीचे तक, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट, कितना ज्यादा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल दे रहा है। तो इसीलिए गुप्ता एम्पायर बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूलर्स की बात करेंगे हम, और रूलर्स में आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है? श्रीगुप्त, और उसके बाद घटोत्कच है, फिर उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। बेसिकली चंद्रगुप्त फर्स्ट को एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने कुछ टेरिटरीज को जीता था गुप्त एम्पायर की। गुप्त एम्पायर शुरू में इतना बड़ा नहीं था, बाद में जब रूलर्स आए, उन्होंने जब बेसिकली क्या किया कि बाद में जब रूलर्स आए, और रूलर्स को आने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, जब रूलर्स आए, और रूलर्स जब आए तो धीरे धीरे उन्होंने एनेक्सेशन किया, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को बढ़ाया, और उसके बाद उनकी जब इंपीरियलिस्ट पॉलिसी बढ़ गई, ये सब चीजें हो गई, तो आपका क्या होने लगा, ये एम्पायर इतना बड़ा फैल गया। तो इन्होंने जो सबसे पहला टाइटल लिया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, वो कौन सा आपका बेसिकली टाइटल लिया था? इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? तो आपको पता होना चाहिए, महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज का इन्होंने टाइटल लिया था। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किसका टाइटल लिया था? तो महाराजा अधिराज का इन्होंने टाइटल लिया था।
इनके रेन में इन्होंने किन किन चीजों को जीता था? तो साउथ बिहार, झारखंड एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। देख रहे हो कि नहीं? तो मैंने आपको बताया कि पहले इतना बड़ा नहीं था, धीरे धीरे इसको जीता गया है। फिर उसके बाद आप देखो कि बेसिकली इनके जो एक्सेशन है उसमें गुप्त संवाद की स्टार्टिंग हो जाती है और इन्होंने अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया था। किसके साथ वो अलायंस किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी एंड इंक्रीज्ड हिज इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ बिहार रीजन। इन्होंने उससे शादी की थी और नॉर्थ बिहार रीजन में इन्हें ये जो प्रिंसेस के घर वाले हैं उनसे इनको फुल सपोर्ट मिला था। तो आप कह सकते हो कि बॉर्डर वाले एरिया में जहां से आपके फॉरेन इन्वेजन होते हैं, अटैक होते हैं, वहां से इन्होंने आप एक क्या कह सकते हो कि इन्होंने एक वॉल क्रिएट कर दी थी कि अटैक होगा तो उन्हें कौन बचाएगा? लिच्छवी बचाएंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? और इन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था उसमें किसकी इमेजेस थी, फिगर्स थी? कुमार देवी की। इसीलिए इसको कुमार देवी कॉइन्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वाइफ का नाम कुमार देवी था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कुमार देवी कॉइन किसने इशू किए हैं? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, क्योंकि इनकी वाइफ कौन थी? कुमार देवी। समझ में आया कि नहीं? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अभी हम आगे बात करेंगे और आप देखिए दिख रहा है कि नहीं, ये आपको गोल्ड का सिक्का जिसमें एक, वैसे तो इसमें कुमार देवी नहीं है लेकिन इसमें राजा है कि नहीं है, तो ये उन्हीं का है। समझ में आया कि नहीं? ओके, सिक्का आपको दिख गया होगा कि भाई घोड़े पे बैठे हुए हैं, काफी सारा बड़ा सा ताज लगाए हैं, माला पहने हैं, ऑर्नामेंट्स पहने हैं, मतलब प्रोस्पेरिटी दिखा रहा है गुप्ता एज की। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जिसे नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। बट एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि बेसिकली जो नेपोलियन है वो बाद में आए हैं, समुद्रगुप्त पहले आए हैं, तो समुद्रगुप्त को क्यों नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप कहना चाहिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनका रीजन है, इन्होंने जितने किंगडम्स पे गए उन्होंने वहां पर जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद उन्हें उनको मारा नहीं बल्कि उनको सप्रेस करके अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया। यही कारण है कि जो कई सारा गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंशन आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि नहीं, जैसे कि ये जो आपके गुप्ता एम्पायर का ये वाला जो ईस्ट की अगर मैं बात करूंगी, ईस्ट की किसकी बात कर रही हूं मैं? ईस्ट की। तो ईस्ट वाला जितना भी ये आपका कोस्टल वाला दिख रहा है, ये सारी की सारे आपके लगभग समुद्रगुप्त ने ही जीते थे। अगर हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये भी आपके समुद्रगुप्त ने ही जीते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए समुद्रगुप्त आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की हम बात करेंगे तो हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है? तो समुद्रगुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है वो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, प्रयागराज इंस्क्रिप्शन, जो कि आपका किसने लिखा हुआ है? हरिसेन ने लिखा है, जो कि आपके किसके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। और ये लिखा किसमें है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिकली इसको कहाँ लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। तो संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा है और इसमें बताया क्या है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार इसमें क्या बताया गया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने 8 किंग्स ऑफ आर्यवर्त को कनक्योर किया है। आर्यवर्त किसको कहा जाता था? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को आर्यवर्त कहा जाता था। तो ये पता होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया, गंगा वैली, गैंगटिक वैली, वहां पर इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के 12 किंग्स के साथ इन्होंने इनको सप्रेस किया, कंट्रोल में लेके आए। तो मैंने आपको भी बताया साउथ में जो एक्सपेंशन था वो इन्होंने किया था। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद इन्होंने किसको? अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट succumbed to the power of समुद्रगुप्त and paid tribute। मतलब कि आप देख सकती हो कि लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आधे से ज्यादा हिस्सा किसको ट्रिब्यूट दे रहा है? समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट दे रहा है।
उसके बाद समुद्रगुप्त परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ फॉर अचीवमेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म हो रहा है तो हमें ये दिखाता है कि राजा की एम्बिशन एक्सपेंशन की तरफ, यस और नो। और अगर हम आगे बात करेंगे तो इन्होंने अश्वमेध कॉइन भी इशू किए, क्यों किए एक्सपेंशन इस पॉलिसी है ना भाई, तो करेंगे। फिर टाइगर स्लेयर कॉइन किए, बैटल एक्स कॉइन किए, वीणा कॉइन किए, ये सारे के सारे कॉइन आपके किसने इशू किए हैं? समुद्रगुप्त ने। तो अगर समुद्रगुप्त से रिलेटेड आपसे कॉइन्स के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इन चीजों को याद रखेंगे। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू टिल हियर, ऑलराइट। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, समुद्रगुप्त बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त कंक्वेरर नहीं थे, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन एंड पैट्रोन ऑफ आर्ट एज वेल। और अगर हम बात करेंगे कि इनने किस टाइटल को लिया है, ये सब जानते हैं, वी ए स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से इनका क्या नाम है? धर्म प्रचार बंधु। क्या नाम है इनका? धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु 3 मार्कर में दे देंगे, तो ये मत लिखना कि धर्म का प्रचार करना है हमें, ये धर्म का प्रचार हो रहा था तो उसे बंद किया, या फिर ऐसे बंधु जो धर्म का प्रचार करते हैं, कुछ भी लिख दोगे आप लोग। ये टाइटल है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ने धर्म प्रचार बंधु जो है ये किसको बोला गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ही इज समुद्रगुप्त। गेटिंग माय पॉइंट? समुद्रगुप्त है ये, और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं? ये बात हो रही है बेसिकली किसके एम्पायर की बात हो रही है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, इतना बड़ा जो आपका गुप्त साम्राज्य है वो अकेले एक ही दिन में नहीं इतना बड़ा हो गया था क्या? नहीं। अगर आप भी आज पढ़ाई करते हो तो अगले दिन ही डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आप धीरे धीरे करते हो, डे बाय डे करते करते आपका क्या होता है? मैनी अ पिकल विल मेक अ मिकल, मतलब बूंद बूंद से सागर बन जाता है। तो वही चीज है। यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है किसकी? एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगर हम एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखो, आई थिंक ब्लू ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का ग्रीन वाला एरिया है, आप देखो कितना छोटा सा एम्पायर था जब गुप्त डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी कि नहीं, लेकिन बाकी रूलर्स के एम्बिशन, स्ट्रैटेजिक विजन को आप देखिए, जिस साम्राज्य को उन्होंने इतना बड़ा फैलाया। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है एडेड बाय समुद्रगुप्त, जैसा मैं आपको बता रही थी, इन्होंने आर्यवर्त मतलब कि नॉर्थ वाले किंगडम्स को जीता, और यहाँ ईस्ट वाले जीता कि नहीं, साउथ वाले हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो ये वाला जो आपका एरिया है जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है, बेसिकली दिस वाज द एरिया जो कि आपका बेसिकली किसने ऐड किया है? समुद्रगुप्त ने। और अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको ऐड किया है, तो ग्रीन वाले पोर्शन, ये खाटियावाड़ गुजरात वाला जो पोर्शन है, ये आपका चंद्रगुप्त 2 ने ऐड किया है। तो आप देख सकते हो विशाल साम्राज्य जो गुप्त डायनेस्टी का फैला हुआ है उसमें किसी एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त सेकंड, इन सभी का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम आ गए हैं अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर पे, जो कि है चंद्रगुप्त 2। चंद्रगुप्त 2 बेसिकली जाने जाते हैं सिल्वर कॉइन इशू करने के लिए, इनके नवरत्न के लिए, क्योंकि काफी सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं वो इन्हीं के रेन में हुए हैं। हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त 2 ने किनको हराया था? इन्होंने सिंथियास, शाकास को हराया था। शाकास को इन्होंने हराया था, और शाकास आपको पता है वेस्टर्न रीजन में थे। उनको हराने के बाद ही जो हमारा वेस्टर्न वाला रीजन है, गुजरात, काठियावाड़, वो इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद इन्होंने टाइटल कौन सा लिया था? विक्रमादित्य। और हमें पता है उज्जैन की जो नगरी है, वैसे तो वो महाकाल की नगरी है, लेकिन उस उज्जैन नगरी को बसाया किसने था? चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य। तो ये वहीं से रूल करते थे। उसके बाद एक वहां पे आपकी बेसिकली नाग डायनेस्टी लगभग ग्वालियर के ऊपर सेंट्रल इंडिया में रूल करती थी, और ये एक बिजनेस आप कह सकते हो, छोटा सा ग्रुप था, है ना, मतलब बड़े से साम्राज्य नहीं था, छोटी सी डायनेस्टी आप समझ सकते हो। तो ये जो नाग डायनेस्टी थी, ये थोड़ी सी बेसिकली इसकी हम बात करेंगे नाग डायनेस्टी की। तो ये जो आपकी डायनेस्टी है
इनकी जो बेटी थी कुबेरनाग, उनके साथ इन्होंने शादी की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके साथ शादी की थी। तो भाई वो जो क्लास थी, नाग डायनेस्टी थी, उनको भी अच्छा लगा, उनको भी लगा कि हम छोटे होने के बाद भी हमें इतनी इज्जत दी है किसने? गुप्त डायनेस्टी के रूलर ने। तो इसीलिए नाग डायनेस्टी का इन्हें सपोर्ट मिला। और अगर कुछ भी एक्सपेडिशन होता था या कुछ भी होता था तो इनके सपोर्ट के लिए सबसे पहले कोई खड़ा होता था तो वो नाग्स थे। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इन्होंने दे वाज द फर्स्ट वन टू इशू सिल्वर कॉइन, ये आपको पता होना चाहिए। बियरिंग अ लायन फिगर सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ शाकास के कॉइन के जैसे सिमिलर पैटर्न में इन्होंने इशू किए थे। फिर वल्हिकाज ऑफ बैक्टीरिया को हराया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद इन्होंने मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन को आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन को स्टैब्लिश किया था। ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक इस पिलर में जंग नहीं लगी, बारिश हुई, ठंड हुई, ह्यूमिडिटी, गर्मी, सब कुछ, लेकिन ऐसी क्या बात है कि जिसमें इस पिलर में आज तक जंग नहीं लगी। तो आप उस टाइम की मेटलर्जी को आप अपने हाथों मतलब अपनी आंखों के सामने रूबरू देख सकते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। ये जो आपका बेसिकली मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आज कुतुब मीनार दिल्ली में प्लेस्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नादिर शाह दुर्रानी का जब अटैक हुआ था तो इन्होंने जब कुतुब मीनार ये विजिट करने गए तो उन्होंने कहा कि इस मॉस्क में, इस मुस्लिम प्लेस में ये हिंदू का पिलर क्या कर रहा है। तो उन्होंने एक कैनन से इसको उड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो पिलर है उसको उड़ाया नहीं जा सका, बल्कि वो कैनन रिफ्लेक्ट बैक हो गई। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसीलिए मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कालिदास, अमर सिंह और आपको पता ही है शपनाक, शंकु, घटपर्क। तो ये सारे के सारे जो बेसिकली आपके जो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने किसके कोट को एड ऑन किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। इनके इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिलते हैं? उदयगिरी केव्स जो कि विदिशा में है, और सांची इंस्क्रिप्शन जो कि रायसेन में है। नेक्स्ट, अभी आपकी बात होती है कुमार गुप्त फर्स्ट की। कुमार गुप्त फर्स्ट की आपकी बात हो रही है, और कुमार गुप्त फर्स्ट इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमार गुप्त के टाइम पे ही हुणों का इन्वेजन हो गया। हुणों का इन्वेजन हो गया मतलब कि बेसिकली हुण जो काफी खतरनाक ट्राइब है, जो बल्कि किसी से नहीं हारी, वो आप आगे जाके देखोगे कि उसको किसने हरा दिया? गुप्तों ने हरा दिया। कैसे हरा दिया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो बेसिकली इंस्क्रिप्शन है वो मंदसौर इंस्क्रिप्शन, दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन, इनसे इनकी इंफॉर्मेशन पता चलती है। किसकी? कुमार गुप्त फर्स्ट की। कुमार गुप्त जो फर्स्ट है, इसमें से भिलसद इंस्क्रिप्शन है, इन्होंने भी कुमार गुप्त फर्स्ट को मेंशन किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे इनके परफॉर्मेंस की, तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ बहुत सारे लोग परफॉर्म करते थे अपने वैलर को इंक्रीज करने के लिए, और इन्होंने भी टाइटल लिया था। कौन सा? अश्वमेध महेंद्र और महेंद्र आदित्य। महेंद्र आदित्य जो आपका टाइटल है थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। ये शिवा के डिवोटी थे और इन्होंने कार्तिक के टाइप के कॉइन को इशू किया था, जिसमें किसके फिगर होते थे? पिकॉक के। तो कॉइन्स आप लोग याद रखोगे कि नहीं? वीणा वादन वाले जो कॉइन थे वो समुद्रगुप्त ने। एक्स टाइप, आर्चरी टाइप जो कॉइन इशू किए थे वो समुद्रगुप्त ने। कुमार देवी टाइप चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इन्होंने महेंद्र आदित्य का टाइटल लिया था और कार्तिक के टाइप कॉइन को इशू किया था। डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ हुणास क्रॉसिंग हिंदू कुश, हिज रेन वाज मोस्टली पीसफुल। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कुमार गुप्त की वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त के टाइम पे स्टैब्लिश की गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। सॉरी, देखिए कॉइन्स देख रहे हो आप लोग की नहीं? कॉइन्स देख रहे हो कि नहीं? देखिए अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इन्होंने बेसिकली डिवोटी ऑफ शिवा थे, तो कार्तिक के टाइप ऑफ कॉइन को इशू किया। कार्तिक के टाइप ऑफ कॉइन आपको दिख रहे होंगे, कार्तिक के टाइप दिख रहे हैं कि नहीं? ये पिकॉक दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रही है कि नहीं? तो ये आप देख सकते हो कि इनके क्या थे? ये कॉइन थे।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त का रीजन है कि जो हुणा का इन्वेजन स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त के टाइम पे हुआ था, उस इन्वेजन को, उनका इन्वेजन जब मध्य प्रदेश मतलब बेसिकली सेंट्रल इंडिया तक पहुंचा, तो उसको डिफीट करने के लिए आगे कौन आया, तो वो कोई और नहीं स्कंदगुप्त थे। इन्होंने बेसिकली आप कह सकते हो हुणों को बिल्कुल खदेड़ के बाहर फेंक दिया। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए आपके स्कंदगुप्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बेटे हैं? कुमारगुप्त के बेटे हैं। इन्होंने हुणों को हराया, फिर इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के साथ भी इन्होंने वॉर को पुष्यमित्र शुंग नहीं, पुष्यमित्र के साथ इन्होंने कनक्योर किया था, और सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेयर कराया था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के हिसाब से। हालांकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के हिसाब से एक और पर्सन जिन्होंने उसको बेसिकली रिपेयर किया था वो कौन थे? रुद्रदमन। समझ में आया कि नहीं? इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद वापस से किसकी बात हो रही है? गुप्त डायनेस्टी की। तो गुप्त डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो वापस से एक डिक्लाइनिंग फेज चालू हो जाता है, बिकॉज आगे जो सक्सेसर्स हैं they were weak successors, incapable of running the administration and society and the political events as well. Getting my point or not? तो आपका बेसिकली डिक्लाइन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से और बहुत अच्छे से दिख रही होगी मैम, हाँ अब हमें पिकॉक दिख रही, पहले तो कुछ और ही दिख रहा था। कोई बात नहीं, कभी कुछ और भी दिखता है तो मन की आंखों से उस चीज को समझ लिया करो, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे पिकॉक की बहुत अच्छी है, और कार्तिक के कभी बारे में बताया गया। तो ये दोनों कॉइन्स किसके हैं? कुमारगुप्त के। समझ में? स्कंदगुप्त के नहीं, कुमारगुप्त के हैं। नेक्स्ट डिक्लाइन। भाई जो आपकी डायनेस्टी थी, इतनी बड़ी डायनेस्टी, हमने अभी देखा इतना बड़ा साम्राज्य गुप्त एम्पायर का, आखिर वो डिक्लाइन कैसे हो गया? तो आप लोग अगर देखोगे तो फ्यूडल लॉर्ड्स, इन्होंने क्या किया? काफी सारे अपने फ्यूडल लॉर्ड्स रख लिए, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया कि जो उनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने खुद की अपनी एक छोटी छोटी डायनेस्टी बनाना चालू कर दी। जैसे कि एक वर्मा डायनेस्टी बन गई थी, वर्मन डायनेस्टी मंदसौर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल। इसी तरीके से बहुत सारी डायनेस्टी छोटी मोटी इमर्ज हो गई। किसके बाद इनके जो इन्होंने बेसिकली फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल आर्मी, क्योंकि इन्वेजन फिर से होने लगे थे, और उसके बाद प्रोफेशनल आर्मी का लैक होना और विजनरी लीडर्स का ना होना, किंग जो वीक और इनकॉम्पिटेंट किंग्स आ गए थे, इस सारी की सारी वजह से आपका क्या हो गया? जो आपका गुप्त एम्पायर है, माइटी गुप्त एम्पायर है, वो फॉल हो गया। डिक्लाइन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्वेजन बाय हुन आए थे, तो भले इन्होंने उनको बाहर निकाल के फेंक दिया, तो क्या इनका इकोनॉमी में लॉस नहीं हुआ होगा? क्या आर्मी में लॉस नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो यही सारे के सारे आपके कारण हैं बेसिकली, जो किसके लिए जाने जाते हैं? इनके डिक्लाइन के लिए जाने जाते हैं। अभी हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। आखिर इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं था। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में देखेंगे तो भुक्ति और विषय थी, जिनको हेड कौन करता था? भुक्ति को हेड करते थे उपारिका, और जो विषय था उसको हेड कौन करता था? विषयपति। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद विषय वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू विधि में डिवाइड था। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? भुक्ति, यहाँ पे है आपका भुक्ति, फिर क्या है आपका विषय। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद विषय किस में डिवाइडेड है? विधि में डिवाइडेड है। उसके बाद हम बात करेंगे तो आपके इनके लीडर्स, मतलब इनके हेड कौन थे? तो भुक्ति के हेड कौन थे आपके? बेसिकली उपारिका। विषय के विषयपति। समझ में आया कि नहीं? और आपके बेसिकली जो विधि थी, ये क्या थी? एक विलेज थी, विलेज यूनिट। तो ये आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन था। ब्यूरोक्रेसी उतनी एलाबरेट नहीं थी जितनी मौर्य पीरियड में थी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा था। समझ में आया? तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। फ्यूडल लॉज जो थे, इसमें फ्यूडल लॉज जो थे वो ज्यादा थे। समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट कुछ ऑफिसर्स भी रहे थे। ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं भाई। ऑफिसर जैसा हमें इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स,
तो ऑफिसर्स में कौन कौन था भाई, पीलूपति, पीलूपति एलिफेंट का हेड है, समझ में आया कि नहीं। फिर यहाँ पे संधि विग्रह, संधि विग्रह मतलब मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के टाइम पे हरिसेन को ही आपका संधि विग्रह का लीडर बनाया था, हेड बनाया था, मतलब कि मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। अब यहाँ पे है दूतकांस, दूतकांस मतलब कि बेसिकली किसकी बात हो रही है, एसोसिएटेड विद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। फिर यहाँ पे है महाप्रतिहार, महाप्रतिहार मतलब कि जो चीफ ऑफ द गार्ड, गार्ड का जो चीफ है। महादंड नायक मतलब कि दंड देना, मतलब जस्टिस, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जस्टिस डिलीवरी की बात हो रही है। फिर नरपति मतलब कि हेडेड ऑफ फुट सोल्जर्स। फिर यहाँ पर आपके अक्षपाताल, अक्षपाताल अधिकृत मतलब कि सुपरिटेंडेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट, है ना, इन चीजों की बात की गई है। तो ये ऑफिसर्स हैं इंपॉर्टेंट गुप्त पीरियड के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि भाई इनकी इकोनॉमी कैसी रही होगी, इकोनॉमी में इनका कुछ रहा है या नहीं रहा है। तो हमें पता है इकोनॉमी की बात करेंगे तो कॉइन, तो कॉइन में हम जानते हैं देवर द गुप्त डायनेस्टी वाज द वन हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इजंट इट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इन्होंने इशू किया था। अगर हम बात कर रहे हैं इन्होंने किसको प्रमोट किया था, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था, ये आपको पता होना चाहिए, किसको प्रमोट किया था, एग्रीकल्चर। फिर ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट बिल्कुल प्रमोट किया था, क्योंकि आप जब इनका एम्पायर, माइटी एम्पायर देखोगे, हमने अभी देखा हाल में ही इनका माइटी, ये ईस्ट वाले रीजन यहाँ पे पूरा था कि नहीं, ये वाला रीजन जीत चुके थे। भड़ोच, गुजरात जो खुद के ट्रेड के सेंटर्स थे, तो क्या ट्रेड नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। ईस्ट जहां आपके पोर्ट भी हैं, तो क्या यहाँ से ट्रेड कहीं ना कहीं हुआ होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ होगा। अगर एग्रीकल्चर अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, तो इनकी इकोनॉमी कैसी रही होगी, प्रॉस्पेरस। गोल्ड कॉइन इशू कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब प्रॉस्पेरिटी तो है, इकोनॉमी तो अच्छी इनकी रही होगी। फिर अगर हम बात करेंगे कि इनके जो बेसिकली जो इनकी सोसाइटी थी उसमें ट्रेडर्स भी थे, क्राफ्ट्समैन भी थे, लैंड ओनरशिप भी थी, मतलब लैंड के भी ओनर्स थे। हम फ्यूडल्स की बात कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है लैंड ओनरशिप आ जाएगी। फिर इन्होंने इशू गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, लेकिन थोड़े लेस थे, किससे, कुषाण थे, लेकिन नंबर्स में देखेंगे तो ज्यादा थे। समझ में आए कि नहीं, आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट, सोसाइटी एंड रिलीजन की बात हो रही है कि भाई सोसाइटी सॉरी सोसाइटी की बात करेंगे तो हाँ, सोसाइटी में हम देखेंगे तो भाई एविडेंस, पहली सती के जो हमें सबसे पहले एविडेंस मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके गुप्त एज से ही मिले हैं। एरन इंस्क्रिप्शन साफ साफ बताता है कि गोपराज की वाइफ ने सती परफॉर्म किया है। उसके बाद विमेन और शूद्रास की पोजीशन थोड़ी सी हद तक बेहतर हुई थी, नो डाउट। फिर हम बात करेंगे फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉज बहुत ज्यादा, तो फ्यूडलिज्म थे सोसाइटी में विद ब्राह्मण्स एंड फ्यूडल चीफ्स रिसीविंग लैंड ग्रांट्स। फ्यूडल का मतलब वही होता है, लैंड उनको दे दी जाती है, लैंड के वो ओनर बन जाते हैं। फिर सेकंड है आपका, कई सारी रिलीजियस बुक्स भी लिखी गई थी, रामायण महाभारत की जो चीजें थी उनको सुना जाता था। एरन इंस्क्रिप्शन जो कि भानुगुप्त का है, एविडेंस बताता है किसका, सती से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। क्राइम और डेथ पेनाल्टी जो थी बेसिकली ये सब नहीं थी। वैसे तो फाहियान जब आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, तो इन्होंने किसके बारे में बताया था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब ये फाहियान आए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब बता रहे थे तो इन्होंने ये बताया था कि क्राइम नहीं है भाई, सोसाइटी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल एगलिटेरियन सोसाइटी है, बहुत ही बढ़िया सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमेशा वो कुछ पूरे हद तक वो चीज सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, क्योंकि हमें जो आप कह सकते हो उसके भी एविडेंसेस मिले थे। किसके एविडेंसेस, जो आपकी बेसिकली जो आपकी गर्ल्स होती हैं वो टेम्पल से अटैच हो जाती हैं, उसके भी हमको यहाँ पे एविडेंसेस देखने को मिले थे। तो पूरी तरीके से जो फाहियान की बात है वो सही नहीं है। फिर विस्टी जो थी, फोर्स्ड लेबर, आप देख सकते हो फोर्स्ड लेबर भी यहाँ पे थे, जो किसके लिए वर्क करते थे, आर्मी के लिए, ऑफिसर्स के लिए। चंडालास, जो चंडालास थे, दे वर आउटकास्ट एंड लिव्ड आउटसाइड द विलेज सेटलमेंट, विलेज के बाहर रहते थे। उसके बाद डिफरेंट रिलीजियन सेक्ट्स जो है, मतलब
रिलीजियसली की बात करेंगे ना तो ये बेसिकली टॉलरेंट थे, रिलीजियसली तो टॉलरेंट थे गुप्ता एम्पायर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कि इन्होंने बेसिकली किंग ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे टेंपल इररिस्पेक्टिव ऑफ डीटीज, वैष्णवाइट्स और शैवाइट, कई सारे डीटीज को कंस्ट्रक्ट करवाया था। रिलीजियस टेक्स्ट में पुराण, महाभारत, रामायण, ये कई सारी चीजें एक्सपैंड हुई और इमर्जेंस ऑफ भगवतिज्म भी यहाँ पर देखने को मिला। रिलीजियस में हम बात करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर है आगे हम देखते हैं वो है नागर स्टाइल ऑफ टेंपल। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए अजंता स्कूल अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू रहा। बाघ की जो केव्स हैं गुप्त में बेसिकली जो टेंपल चला था वो था नागर स्टाइल ऑफ टेंपल। नागर स्टाइल ऑफ टेंपल की फीचर क्या होती है जरा यहाँ देखिए कि बेसिकली इनका जो फ्लोर मतलब कि जो टॉप होता है वो इनका कैसा रहता है, देखिए आप देखो इनका टॉप कैसा है, मतलब कि ऐसा मंडप नहीं है ना, जैसे यहाँ पर मंडप है कि नहीं है, ये चीजें यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये इनका टॉप रहता है फ्लैट, रेल बॉटम जो रहती है वो थोड़ी सी इनकी रेज्ड रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दशावतार टेंपल की है। ऐसी तरीके से जो नागर स्टाइल के टेंपल हैं वो देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये जो टेंपल है नर्मदा रिवर के नदन में देखने को मिलेंगे और इनको क्या बोला जाता है, नागर स्टाइल ऑफ टेंपल। गेटिंग माय पॉइंट, नागर स्टाइल ऑफ टेंपल। इस तरीके से जो सिंप्लिसिटी में टेंपल्स बिल्ड हैं इनको नागर स्टाइल ऑफ टेंपल कहा जाता है, जो कि गुप्त पीरियड में फ्लरिश हुए थे। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपका जो थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो ये बचा हुआ है बेसिकली कि अगर हम बात करेंगे इनके कॉइन्स की, मेटल्स की, तो हमें उसमें बुद्ध की भी इमेज मिली थी, हिंदुइज्म की भी इमेज मिली थी और साथ साथ में विष्णु, शिवा, बुद्ध सबकी इमेजेस हमें देखने को मिली थी। और जो गॉड की इमेजेस जो आज हम पूजा करते हैं वो कब से आपकी प्रिवलेंट हुई, तो आपको पता होना चाहिए इमेजेस ऑफ गॉड जो है पहली टाइम गुप्त एज से ही फ्लरिश हुई हैं, तभी से यहाँ पर बेसिकली चालू हुई हैं। अगर हम देखेंगे कि जो स्तूप है और केव का जो कंस्ट्रक्शन है उसके कंस्ट्रक्शन जो है वो कम होता गया और बेसिकली टेंपल का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर बढ़ता गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इनके स्पेसिमेन की बात करेंगे तो जैसे कि आपका बेसिकली खोह टेंपल है, खोह टेंपल ऑफ सतना, नचना कुठार टेंपल जो कि पन्ना में है, गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड है, दशावतार टेंपल। सो दीज आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द गुप्ता आर्किटेक्चर। ठीक है ना? उदयगिरी केव्स देख सकते हो आप लोग किस तरीके से कार्व किया हुआ है और यहाँ पर इनके आर्किटेक्चर, लॉर्ड विष्णु ये आपको दिख रहा है पीछे, उनके लॉर्ड विष्णु के जो पीछे उनके स्नेक्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर की हम बात करते हैं तो तीन तरीके से लिटरेचर को डिवाइड किया गया है, रिलीजियस लिटरेचर, फिलोसफिकल लिटरेचर एंड सेक्युलर साइंटिफिक लिटरेचर, है ना। तो रिलीजियस लिटरेचर में आपके जो पुराण हैं उनको लिखा गया है। साइंटिफिक लिटरेचर में जैसे कि आपके ब्रह्म सूत्र लिखा हुआ है, सूर्य सिद्धांत लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करेंगे किसकी कि भाई हम बात कर रहे हैं लीलावती, इस तरीके की बुक्स को वहां पे लिखा गया है। मतलब साइंस से रिलेटेड, पाई का इन्वेंशन हुआ था, डेसिमल से रिलेटेड बात की गई है। तो ये सारी की सारी बेसिकली बुक्स किसकी है, सेक्युलर बुक्स है जो साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी इनके ऊपर लिखी है। फिलॉसफी, पोइट्री इनकी अलग बुक्स हैं, है ना। और अगर हम बात करेंगे जैसे कि सबसे ज्यादा तो संस्कृत लैंग्वेज में, जैसे कि हमें पता है कालिदास ने भी कई सारी बुक्स को लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी आपकी आर्ट एंड लिटरेचर है किससे रिलेटेड, गुप्त एम्पायर से। ठीक है ना। हाँ, अब हम जरा वर्क के बारे में देखेंगे। भाई वर्क के बारे में देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कालिदास का देखेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम बेसिकली आपकी जो है लव स्टोरी है, जिसमें जो शकुंतला रहती है वो एक प्रिंस रहता है, वो शकुंतला को भूल जाता है, फिर उसको एक अंगूठी देख के शकुंतला की याद आती है, अरे ये तो वही शकुंतला है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टोरी बताई हुई है। विक्रम उर्वशीयम, इसमें भी विक्रम और उर्वशी के बीच की लव स्टोरी है। मालविका अग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र जो हीरो है ये वही है जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। फिर कुमार संभव में बेसिकली इसमें बताया गया है मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती। शिव
एंड पार्वती, मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती के बारे में यहाँ पे बताया गया है। समझ में आया कि नहीं। फिर आपका ऋतु संहार मतलब कि द ब्यूटी ऑफ द सीजन्स, ऑफ द ब्यूटी ऑफ द इंडियन सीजन्स को ऋतु संहार में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मेघदूतम में बेसिकली मेघों के द्वारा मैसेजेस भेजे गए हैं, इससे रिलेटेड कुछ पर्सोनिफिकेशन, मेघ को पर्सोनिफाइड किया है और इस तरीके से ब्यूटीफुली इसको लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, कालिदास। कामंदक ने लिखी है नीति सार। फिर विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है और मुद्र राक्षस। इस देवी चंद्रगुप्तम में इन्होंने चंद्रगुप्त की बात करी है। समझ में आया कि नहीं। गुणाढ्य ने लिखी है बृहद कथा। शूद्रक की है मृच्छकटिकम और वारामिहिर ने लिखी है बृहद संहिता और पंच सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं। तो ये सारी की सारी आपकी बुक्स हैं, वर्क्स हैं, किससे एसोसिएटेड, गुप्त पीरियड से एसोसिएटेड। और हम जानेंगे सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता। फिर वाग्भट्ट ने लिखी है अष्टांग हृदय। धनवंतरी ने आयुर्वेद, धनवंतरी मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। ये जो बुक है आयुर्वेद नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मेडिसिन से रिलेटेड है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है जो कि आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। समझ में आया कि नहीं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत लिखे हैं, मतलब कि सूर्य सिद्धांत में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। और इस वाले जो आपकी ब्रह्म, इसमें पाई के बारे में उन्होंने बताया है, डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया है आर्यभट्ट ने। ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत दिए थे, यहाँ ऐसे नहीं है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत है। और भाष की बात करेंगे तो इन्होंने क्या दिया था, स्वप्न वाश्य दत्तम। ये इनकी राइटिंग है। किसकी बात राइटिंग है ये। तो फाइनली हमने जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो खत्म कर लिया है। तो आई विल बी टुमारो, आई विल बी बैक विथ अनदर शॉर्ट ऑफ वीडियो एंड वी विल कंटिन्यूइंग अवर सीरीज संपूर्ण एंड वी विल ट्राई टू गेट मोर important things and will try to make the things and the history more interesting for you. So that is all about today. Thank you everyone. Ma'am, हो गया मैम, हो गया है।